अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे कूलम लॉ के हवाले से। और जैसा कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि चार्जेस होते हैं और चार्जेस एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, इस तरह के चार्जेस कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है। वैसे इफेक्टिव डिस्टेंस को इनके सेंटर से ही ली जाती है, लेकिन यहाँ पे इसकी बात फिलहाल नहीं हो रही। लेट से दिस इज आर, इनके बीच में डिस्टेंस आर है। तो हमने पढ़ा था इनकी प्रॉपर्टीज में कि चार्जेस, दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन या रिपल्जन फिजिक्स में या इस दुनिया में अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट होती है, पुश या पुल होती है, तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि उनके बीच में या उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। अदरवाइज कोई भी चीज़ पुश या पुल नहीं हो सकती। सो चार्जेस के बीच में भी, इनके बीच में भी ये दोनों एक दूसरे को रिपल इसलिए कर रहे हैं कि इनके बीच में एक एजेंट काम करती है जिसका नाम फोर्स है। और फोर्स की डेफिनेशन हमने पिछले क्लासेस में इस तरह की पढ़ी है कि फोर्स इज एन एजेंट विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी या जो भी मटेरियल है, या तो चेंज करेगी या चेंज करने की कोशिश करेगी। फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी आर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे कोई ब्लॉक है जिसका कोई ना कोई मास है, एम एम इसका मास है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। फोर्स के लगाने से पहले इसकी अपनी कोई ना कोई एनर्जी लेवल होगी, इसकी स्टेट होगी। यानी रेस्ट पे है तो इसकी अपनी स्टेट है, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो अगर ये फोर्स कंटिन्यूअसली इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्ट करे, लेट्स से दिस इज द एक्स डायरेक्शन, सो आफ्टर सम टाइम ये ब्लॉक हिल के यहाँ तक आएगा। सो ये इसकी नई स्टेट होगी, यानी इसकी एनर्जी लेवल चेंज होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है बीच में काइनेटिक एनर्जी जब ये हरकत करेगी। सो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है या स्ट्रक्चर है, बीच की चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि उनके ऊपर इसके क्या असरात होंगे। तो फोर्स, ये फोर्स की वजह से मुमकिन है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। तो इसी तरह एक फिजिसिस्ट ने यानी कूलम ने ऐसे सोचा कि अगर ये दोनों चीज़ें भी एक दूसरे को पुश या पुल करती है तो इनके बीच में भी एक फोर्स है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो उसको कूलम ने ड्राइव किया। तो अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल, या यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ Q1, दिस इज Q नंबर 2, चार्ज नंबर 2। अब ये दोनों हमें पता है एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में रिपल होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो ये रिपेल हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि अगर एक नेगेटिव चार्ज है मेरे पास, दूसरा यहाँ पे मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज लेट्स से आर, तो ये फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट होंगे, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड को क्वांटिटेटिवली कूलम ने ड्राइव किया था। तो अकॉर्डिंग टू कूलम, कूलम्स लॉ आपको ये बताती है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस एक जगह पे हैं, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हिस्सा हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी, वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और उनके बीच जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, फोर्स is directly proportional to the magnitude of these both charges Q1, Q2।
ये इसका स्टेटमेंट है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to this force is a vector. So यहाँ पे एक एरो का निशान हम लगाएंगे। दूसरी बात, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि या ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी या ये रिपल्सिव होगी। सो दिस इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के हिसाब से। अब ये इसकी कंबाइंड स्टेटमेंट है। अब इसकी अगर आप फिर से इसकी स्टेटमेंट सुनना चाहे तो ये कूलम्ब लॉ कुछ इस तरह की है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the distance exists between them. इसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो फिजिक्स में अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इनको कंबाइन करने से मुझे ये मिलता है, फोर्स is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance exist between the two. अब ये जो साइन है इसको हटा के एक कांस्टेंट लगाते हैं। हमें पता है फिजिक्स में ये चीज़ लगाई जाती है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप हटाएंगे तो उसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगी। तो यहाँ पे कूलम्ब ने एक कांस्टेंट लगाया जिसको के कहते हैं, या के लगाया, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब लॉ। अब ये कूलम्ब लॉ है। अब अगर मैं इस एरे को यहाँ से हटा दूँ, मोस्टली ये इसी फॉर्म में होती है, कूलम्ब लॉ ज़्यादातर इसी फॉर्म में होती है। फोर्स के ऊपर एरो नहीं होती इसका मतलब, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज के ऊपर मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ, इसके ऊपर भी कोई एरो नहीं है। अब इधर देखिए, इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड होती है, ये जो फोर्स है ये फोर्स की मैग्नीट्यूड को शो करती है। अगर आप विक्टोरियली इसको लिखे, यहाँ पे अगर आप वेक्टर लगाएंगे, यहाँ तक तो मैं इसको ड्राइव कर रहा था, तो यहाँ पे एक आर केप लगा और शुरू में यहाँ पे जो आर केप नहीं थी इसमें भी एक, अगर यहाँ पे एरो लगा के ये नहीं लगाएंगे तो फिर भी कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। तो आपकी आर्गुमेंट ये भी हो सकती है कि हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी हुई थी, लेकिन विक्टोरियली जब इस फोर्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं रखना, आपने आर लगाना है। और आर की जो वैल्यू है, यूनिट वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ पे जो k है, k इक्वल होती है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। और k की जो वैल्यू होती है वो 9.0 टाइम्स एक्सपोनेंट 9। और इसकी जो यूनिट्स हम यहाँ से ड्राइव करेंगे, इसकी यूनिट होगी न्यूटन, यहाँ पे फोर्स पड़ी है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर। फिर इसी तरह चार्ज की यूनिट हमने पढ़ा है कि कूलम्ब है, तो कूलम्ब यहाँ पे के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, कूलम्ब स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट्स होंगी वो इस तरह की। और इसी तरह यहाँ पे एक चीज एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होती है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस कितनी अलाउ करती है कि इनकी इस फोर्स को इफेक्ट किस तरह करती है, ये आपको ये बता रही है। परमिटिविटी आपको क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इनके बीच में ये किस हद तक इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, अगर इसकी जगह कोई मटेरियल मीडियम रखेंगे तो फिर कुछ और होगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी इलेक्ट्रिक
जो इंटरेक्शन है, इनकी जो मीडिएटर है, फोर्स मीडिएटर, ये किसी स्पेस के बीच से या वैक्यूम से जब जाएंगे तो कितनी अपोजिशन उनको फेस करनी पड़ेगी, ये आपको परमिटिविटी बताती है। और ये जो चीज़ हम ले रहे हैं, ये जो सिस्टम, ये वैक्यूम है, तो इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ एफ फॉर वैक्यूम, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, क्योंकि ये सिस्टम आपके पास वैक्यूम में, यहाँ पे कोई मीडियम इनके बीच में नहीं है, तो इसको मैं इस तरह कर देता हूँ कि ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम वैक्यूम में है। अब इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, ये भी आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 टाइम्स 10⁻12 इफ आई एम नॉट एट रॉन्ग। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यस। अब इसकी भी यूनिट्स आप यहाँ से निकालेंगे। अगर इसको, इस फोर्स को मैं इधर लिख लूँ यहाँ पे इसकी जगह, तो इसकी यूनिट्स कहाँ से आएंगी, यहाँ पे इस फोर्स को फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। या यहाँ पे अगर मैं ये डालता हूँ एरो हेड, तो यहाँ पे ये भी आएगा। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड तो ये है, इसकी यूनिट्स कैसे होंगी, इसकी यूनिट होंगी, यहाँ पे देखिए कूलम स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फोर्स, क्योंकि ये जब यहाँ पे आएगा तो फोर्स नीचे चला जाएगा, तो न्यूटन इनवर्स, ठीक है। और इसी तरह मीटर, ठीक है, मीटर -2, ये इसकी यूनिट्स होंगी। तो ये आपने क्लियर करना है, इन दोनों को निकालना है। अब यहाँ पे इस सिस्टम पे दोबारा आप नज़र दौड़ाए, इस इक्वेशन को सेव करके अपने पास रख ले। चलिए इसको मैं नाम देता हूँ, बल्कि इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको भी नाम देंगे हम। सो दिस इज द परमिटिविटी। आप देखिए यहाँ पे ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल है, ये चार्ज जितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगा रहे हैं, इनके मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी सेम है। अगर मैं यहाँ पे Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, उसको मैं, उस फोर्स को मैं अगर F12 के, F12 क्या शो करता है, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू दी चार्ज नंबर 2। और इसी तरह इस फोर्स को, अगर यहाँ पे ये फोर्स, अगर इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, इसको मैं अगर नाम दे दूं F2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। जितनी भी, जो भी इंटरेक्शन इनके बीच में होता है, ये इन दोनों में ये बराबर के शरीक हैं। जो फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है, इसको आगे पुश करने में या रिपेल करने में, ये इसी के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाता है। अगर मैं ये अब यहाँ से निकालना चाहूँ इस इन चार्जेस के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, स्पेसिफिक एफ फॉर वैक्यूम, ए इम्प्लाइज दैट, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब फोर्स ऑन दिस वन 1 2, फोर्स ऑन 1 2, अब देखिए फोर्स ऑन 1 2 क्या होगा, 1/k की वैल्यू ऐसे ही रख देता हूं मैं, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर केप। अब आर केप यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, चले मैं यहाँ पे पहले आर केप लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाए यूनिट वेक्टर्स। अब वो यूनिट वेक्टर जो Q1 से Q2 की तरफ जा रही है, उसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, आप जानते हैं दिस इज द यूनिट वेक्टर, लेट्स से R12 कह देता हूँ इसको, द यूनिट वेक्टर विच पॉइंट्स टुवर्ड्स 1 टू चार्ज नंबर 2, ठीक है।
चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर जा रही है उसको मैंने R12 कहा है, और 2 से 1 की तरफ जो वेक्टर आ रही है 2 से 1 की तरफ इसको मैं कह रहा हूँ R21 के। R21 क्या शो करती है कि वो यूनिट वेक्टर जो Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा यूनिट वेक्टर है? यहाँ पे देखें 1 2 फोर्स Q1 के ऊपर लग रहा है, किस चीज की वजह से? Q2 की वजह से। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है उस तरफ, लेकिन इसकी डायरेक्शन 2 1 के अपोजिट है, यानी 1 2। ठीक है, इधर भी आप इस यूनिट वेक्टर को इधर भी आप शो कर सकते हैं, इस पॉइंट पे R12 कह सकते हैं, और इसी तरह यहाँ पे मैं R21 लिख सकता हूँ। दिस इज द यूनिट वेक्टर। अब 1 2 के लिए इसकी एक फिजिकल सेंस इस तरह बनती है कि ये Q1 खुद अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ये अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती जब तक इसके साथ कोई दूसरा चार्ज इंटरेक्शन में नहीं आएगा। तो इसका जो अपना यूनिट वेक्टर है इसकी कोई खास कंट्रीब्यूशन इसके अपने ऊपर नहीं है, तो 1 2 इसमें नहीं आएगी। दूसरी बात, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और इसको डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में कर रहा है, या इसकी ये यूनिट वेक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करता है कि किस डायरेक्शन में ये चीज रिपल होगी। तो ये इस यूनिट वेक्टर की R21 की जो डायरेक्शन है इसमें ये डिस्प्लेस होगी या रिपेल होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा R21। ये आपको डायरेक्शन दिखा। सिमिलरली F फोर्स 21 यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज नंबर 1 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे आप इस R केप की जगह में क्या लिखूंगा 2 1 या 1 2। ये किस डायरेक्शन में रिपल हो रहा है? उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है, तो इधर 1 2 आएगा। ये चीजें आपने याद रखनी, कूलम्ब लॉ में ये चीजें याद रखनी। ये तो F12 और F21 हमने कैलकुलेट किया। अगर इसको आप देख लें, अगर ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है, R है, तो यहाँ पे इसकी जो इधर R12 के फिर R21, the unit vector which points towards Q1 is R21 from R2 to Q1, and the unit vector which points towards Q2 from Q1 is R12। इसके लिए फिर ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। ये इसलिए कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अपनी तरफ खींच रहा है, इसको इस डायरेक्शन में अपनी तरफ इसको खींच के ला रहा है, ये चार्ज फिर इसको अपनी तरफ में खींच के ला रहा है। अब देखिए इधर इसके लिए 2 1, ठीक है, F12 इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसके लिए क्या होगा? अगर यहाँ पे मैं फोर्स का जिक्र करूँ, फोर्स यहाँ पे 1 2, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी F21। इन चार्जेस के लिए अगर आप कैलकुलेट करें तो क्या F12 क्या होगा? यहाँ तक तो सेम है, यहाँ आके ठीक है F12 इस सिस्टम के लिए, सिस्टम नंबर 2 के लिए इसके ऊपर किस तरह की फोर्स लगेगी। अब देखें ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में इसको लेके जाएगी। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो R12 के डायरेक्शन में इसको लेके जाएगी, क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, तो इसमें R12 ही लगेगा। फिर इसी तरह इसके लिए 2 1 में देखिए इस सिस्टम के लिए जो फोर्स लग रही है अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये इसको इसी डायरेक्शन में खींच के ला रहा है, जो जिस डायरेक्शन में इसकी यूनिट वेक्टर पॉइंट करती है, ठीक है, या डायरेक्ट करती है। सो इसके लिए फिर यहाँ पे R21 ही लगेगा, क्योंकि ये अपने यूनिट वेक्टर के अलोंग ही ट्रेवल करेगी आगे। सो ये बात हुई इनकी डायरेक्शन और वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। अब आप देख लें यहाँ पे कि ये जो फोर्स यहाँ पे देखिए F, मैंने शुरू में ये बताया था कि जो फोर्स चार्ज नंबर 1 के ऊपर लग रहा है 2 की वजह से, वो बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल उस फोर्स के जो क्या चार्ज नंबर 2 के ऊपर लग रहा है चार्ज नंबर 1 की वजह से। दोनों वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स के ऊपर हम ऐसे करते हैं,
लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दोनों सिस्टम आप देखिए, ये इसके ऊपर F12 इस तरफ है तो F21 उस तरफ है, फिर इसी तरह F21 इस तरफ है तो F12 इस तरफ है। तो इसमें यहाँ पे ओपोजिशन की वजह से एक माइनस साइन हमने लगाना होता है। तो इनमें इस तरह का कम्बिनेशन बनता है। ये इनको अगर आप कंपेयर करें तो इनमें एक के साथ आप नेगेटिव लगाएंगे, या इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, या इसके साथ आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब ये तो हो गई कूलम लॉ। आपको सिंपल कूलम लॉ ये बताती है, या कूलम लॉ ये बताता है कि ये जो पॉइंट चार्जेस है इनके बीच में किस तरह की इंटरेक्शन होती है। रिपल्जन और अट्रैक्शन किस फोर्स से होती है, और लाजमी बात है ये पुश या पुल हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो उसका एक ही मतलब है कि इनमें एक एजेंट काम करती है जिसका नाम फोर्स है। उस फोर्स की बिहेवियर इस तरह की। अब यहाँ पे कुछ और सवालात भी हैं, जिस तरह यहाँ पे आर स्क्वायर है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि यहाँ पे ये स्क्वायर के हिसाब से ये वेरी क्यों करती है, आप एक यूनिट इस चार्ज को दूर ले जाएंगे तो फोर्स स्क्वायर के हिसाब से दुगना कम हो जाएगा, और अगर 2 यूनिट्स आप इनको दूरी पे ले जाएंगे तो ये 4 टाइम्स कम होगा। तो इसका एक ही जवाब है कि ये इंपेरिकल फार्मूला है, इसको एम्पेरिकली ड्राइव किया गया है तजुर्बात से। और दूसरी बात यह है, अगर यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इसको मैं छेड़ता हूँ फार्मूला नंबर ए को, जो फोर्स के लिए मैंने ड्राइव किया। फोर्स के लिए जो मैंने ड्राइव किया है ए से, कि आर स्क्वायर के हिसाब से दो चीज़ें, एक डायमेंशनल एनालिसिस भी होती है फिजिक्स में, हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स है इसके। तो यहाँ पे आप देख, एक तो ये एम्पेरिकल फार्मूला, दूसरी बात फोर्स की जो यूनिट है, वो न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो यहाँ पे फार्मूला नंबर ए में देखिए, फोर्स इक्वल है आपके पास के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आप अगर ये फोर्स है तो फोर्स के सामने जो भी हमने लिखा है इन सब का यूनिट हमारे पास न्यूटन में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, अब के की जो यूनिट्स है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम -2। ठीक है, अब फिर यहाँ पे इसके देखिए कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो आपके पास जवाब न्यूटन में आता है। इसका मतलब डायमेंशनली ये फार्मूला करेक्ट है। अगर सवाल के मुताबिक यहाँ पे सिर्फ आर रखा जाए, यहाँ पे अगर आप सिर्फ आर रखेंगे तो इसमें इस तरह की फिर कम्बिनेशन आ जाएगी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह -2 फिर कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर। अब ये दोनों कैंसिल होते हैं, यहाँ एक स्क्वायर कैंसिल होता है इसके साथ, तो यहाँ इसका जवाब आ जाता है न्यूटन मीटर। एक मीटर, एक लेंथ की डायमेंशन एक्स्ट्रा आ जाती है, तो इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो स्क्वायर का होना क्यों ज़रूरी है नीचे इनवर्स में, इसीलिए कि इसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए ताकि ये डायमेंशनली करेक्ट भी हो और साथ साथ ये एम्पेरिकल फार्मूला भी है। सो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट इस तरह का है। इसी तरह हमने, क्योंकि ये तमाम चीज़ें, ये जो भी हमने पढ़ा है ये वैक्यूम के लिए पढ़ा है, ये हमने वैक्यूम के लिए पढ़ा है, यानी कि अंदर कुछ भी नहीं। अगर मैं इस फार्मूले को मैं फिलहाल इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं किसी मीडियम में स्टडी करूँ, तो इसके लिए फिर मीडियम के लिए ये होगा कि मीडियम के लिए क्या होगा, मेरे पास F कूलम्बिक फोर्स इन सम मीडियम, किसी भी मीडियम इज इक्वल टू, ये फार्मूला इस तरह होगा 4 पाई एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन नोट नहीं आएगी, एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या चीज़ है, एप्सिलॉन आपके पास है परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
यानी वैक्यूम नहीं, इन चार्जेस के बीच में अभी वैक्यूम नहीं है, तभी तो मैंने एप्सिलॉन लगाया है। ये किसी भी मीडियम की हो सकता है, माइका हो बीच में, हो सकता है एयर हो। एयर और वैक्यूम को हम समटाइम्स मिक्सअप करते हैं। एयर इज मीडियम, एयर मीडियम है, वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं होती। इसकी अगर आप मिसाल ले लें तो इलेक्ट्रॉनिक बेल, जिस तरह साउंड वेव्स को इमिट होने के लिए, प्रोपगेट होने के लिए ज़रूरत होती है मीडियम, तो आप अगर उस इलेक्ट्रॉनिक बेल के अंदर से इवैक्यूएशन करके एयर निकालें तो आवाज़ बाहर नहीं आती। तो आपने वैक्यूम और एयर को बिल्कुल एक नहीं करना है। हाँ, थोड़ी सी इनकी कुछ चीज़ें आपस में मिली जुली हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर वैक्यूम और एयर बिल्कुल सेम नहीं है। तो इसमें वैक्यूम है, एयर भी नहीं है। एयर होगी तो फिर एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर वो मेडिएटर का काम करेंगे, या तो रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस ही कर देंगे। स्पीड इस केस में हमेशा रिडक्शन होती है, जो फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है इसकी। अब परमिटिविटी ऑफ सर्टेन मीडियम इज एप्सिलॉन, ये भी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी होगी। अब यहाँ पे देखिए, हमने करना क्या है, एक चीज डाई इलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं, या आपके पास कोई एक और कॉन्सेप्ट होती है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एक और चीज रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम एप्सिलॉन आर बोलते हैं, ठीक है, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये क्या चीज़ होती है असल में? ये चीज़, ये कंपैरिजन का नाम, क्योंकि जो इस दुनिया में जो भी चीज़ अगर आइडियल हो, बहुत ज़्यादा जिसमें पोटेंशियल हो, सोशली बात कर रहा हूँ इस वक्त में, तो हर चीज़ को उसके साथ कंपेयर करते हैं। आपकी काबिलियत को क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ भी एप्सिलॉन नोट जो है, ये चीज़, इसकी परमिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये भी, ये जो फोर्स है इसको कम असर करती, तो ये आइडियल है इनमें, यानी फोर्स को कम इफेक्ट करती है, ज़्यादातर इनकी मेडिएशन को आगे प्रोपगेट कराती, इनकी इंटरेक्शन में इतनी रुकावट नहीं बनती। तो जो मीडियम आती है वो क्योंकि कम करती है, तो उसको ले जाके उस खास परमिटिविटी, उस खास मटेरियल की, उस मीडियम की जो भी परमिटिविटी होगी उसको कंपेयर करते हैं एप्सिलॉन नोट के साथ, क्योंकि दिस इज आइडियल वन। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। या इस, ये एक रेशियो है, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं कि ये जो एप्सिलॉन आर है ये इक्वल होती है परमिटिविटी ऑफ सम मीडियम, ये चीज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस, ये रेशियो है इन दोनों चीज़ों का, ये इन दोनों चीज़ों का रेशियो है। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे आप देख ले, और इसकी जो यूनिट्स है, एप्सिलॉन नोट की जो यूनिट है और इसकी जो यूनिट है बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी, इनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकती है। लेकिन ये ओवरऑल ये जो आपको पता है रेशियो डायमेंशनलेस होती है, रेशियो इज ऑलवेज डायमेंशनलेस अगर क्वांटिटीज बिल्कुल सेम हो तो ये जो एप्सिलॉन आर है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी इज डायमेंशनलेस, क्योंकि ये रेशियो, ठीक है, ये दोनों जो एप्सिलॉन नोट और इसकी जो वैल्यू होगी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। अब फॉर सर्टेन मीडियम के लिए यहाँ पे मैं मीडियम की परमिटिविटी ला के इंसर्ट करूँगा। अगर आपको ये चाहिए, ये जो फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर मैं इसको फार्मूला नंबर बी कह दूँ, अब अगर बी में इसकी वैल्यू में डाल दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप इसकी यूनिट निकालेंगे, यूनिट नहीं सॉरी, बल्कि इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये ऊपर ये इस तरह एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। तो अगर एप्सिलॉन आपको चाहिए तो एप्सिलॉन नोट टाइम्स दिस वन होगा। ये वैल्यू उठा के अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो बी इम्प्लाइज दैट एफ फॉर
मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, इस एप्सिलॉन की जगह आप ये वैल्यू रख दें, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला यहाँ से अगर आप इसको आप देख ले, ये ऐसा है, यहाँ से अगर आप इसको देख ले, ये फार्मूला आपको कुछ यूनिक नज़र आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको इग्नोर करें। सो इसकी वैल्यू आप, मैं विक्टोरियल ही नहीं देख रहा इसको विक्टोरियल उसमें मैं नहीं देख रहा, मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो ये एफ वैक्यूम की इक्वल, तो अगर इसकी जगह में एफ वैक्यूम लिख दूँ, एफ ऑफ वैक्यूम, क्योंकि ये देखिए इसके इक्वल है डिवाइडेड बाई, यहाँ पे नीचे बचता है एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये जो चीज़ हमें पता है एफ वैक्यूम इज इक्वल टू, जो एफ वैक्यूम हमारे पास है इसके इक्वल है एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। तो इसका मतलब मीडियम में जो फोर्स, ठीक है, किसी खास मीडियम में अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम में को आप ले जाके इंजर्ट करेंगे तो उसके बीच में अगर आप फोर्स देखेंगे तो उसकी बिहेवियर इस तरह होगी, यानी कि ये जो एफ वैक्यूम है इसके साथ इसका उस रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर भी आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीडियम। तो मीडियम और वैक्यूम में जो फोर्स लगती है उसमें इतना फर्क है, इस तरह का फर्क उसमें आएगा। तो इसमें जो परमिटिविटी का रोल है, तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू देखिए 8.85 टाइम्स दिस वन, यानी 1 से कितना, इससे पहले कितने जीरो से 11 जीरोस, ठीक है, यानी ये बहुत छोटी, 1 से भी लेस है। इसी तरह अगर आप देख ले, यहाँ पे आके देख ले एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी आपको क्या बताती है, ये एक रेशो है, मैंने पहले भी बताया कि ये जो एप्सिलॉन है ये 1 से ग्रेटर होती है, हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, और ये पूरा रेशो 1 से ग्रेटर होती है, क्योंकि ये एप्सिलॉन ये बहुत छोटी है, ये बड़ी है, ठीक है, रेशो में ऊपर वाला नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसका रेशो ज़्यादा होता है। और इसी तरह अगर आप एयर के लिए देखें तो ये जो एप्सिलॉन आपको मिलेगी, जो रिलेटिव परमिटिविटी वो 1 की इक्वल 1, तो ये सबसे कम है, यानी ये सबसे कम पोजीशन, सबसे कम उस कोलम्बिक फोर्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। अगर वैक्यूम में अगर आप इसको रख के ये इम्पेरिकल तो नहीं कि ये जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो इसमें सबसे कम पोजीशन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की होगी, यहाँ पे कोई एयर नहीं होगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके लिए मुफीद साबित हुई।